हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहित हेल्थ शो। आज हम पढ़ेंगे पेडियाट्रिक्स। ठीक है, पूरे हमारे नोट्स हैं आज। ठीक है, तो हम नोट्स को वन बाय वन आज कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक्स हम बात करते हैं जनरल पेडियाट्रिक्स के बारे में, जिसमें टर्म्स हमें दिया हुआ है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज। ओके, क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन साइज। देन डेवलपमेंट टर्म है। डेवलपमेंट मतलब एक्वायरिंग माइलस्टोन इंडिकेशन ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चाइल्ड क्या फॉलो करता है? सिफेलोकॉडल प्रोग्रेशन। चाइल्ड फॉलो सिफेलोकॉडल प्रोग्रेशन। उसके बाद पोस्ट नेटल की बात करते हैं। यहाँ पे पोस्ट नेटल में क्या क्या आता है? न्यूनेट्स हम कब बोलते हैं बच्चे को? जब 0 से 28 डे का होता है। कब होता है? 0 से 28 डे का। इन्फेंट कब बोलते हैं बच्चे को? 0 से 1 साल के बच्चे को। टोडलर कब बोलते हैं? 1 से 3 साल के बच्चे को। प्री स्कूल 3 से 6 साल के बच्चे को बोलते हैं। स्कूल एज चिल्ड्रन कब बोलते हैं बच्चे को? जब 6 से 12 साल का हो जाता है। एडोलेसेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एडोलेसेंस मतलब WHO के अकॉर्डिंग कब बोलेंगे? 10 से 19 साल के बच्चे को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस एज होती है 10 to 19 ईयर। ठीक है, एक होती है 10 to 13 अर्ली एडोलेसेंस, फिर 14 to 16 मिड, और 17 19 लेट एडोलेसेंस। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स वगैरह दिखना। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में जैसे ब्रीस्ट हो गया, एडिनार्की हो गया, बाल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, सबसे पहले गर्ल्स में क्या आता है? थिलार्च आता है। फर्स्ट साइन क्या है प्यूबर्टी का? थिलार्की। ठीक है, उसके बाद प्यूआर्क या एड्रीनार्क आता है। ठीक है, सेकंड पे। उसके बाद पीक ग्रोथ होती है, मिनार्की आता है। ठीक है, थिलार्क का मतलब क्या होता है? ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रीस्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्यूआर्की मतलब प्यूबिक हेयर वगैरह उसके बढ़ने लगते हैं। एड्रीनार्की मतलब एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बढ़ने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बॉयज़ में क्या होता है? सबसे पहले चेंजेस टेस्टिकुलर ग्रोथ होता है। जो टेस्टिकुलर ग्रोथ है हम इसको नापते हैं किससे? ऑर्किडोमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या मिलता है मेल में? प्यूआर्की मिलता है या एड्रीनार्की बोलते हैं। और थर्ड पे पीक होता है जिसको स्पर्मार्की बोलते हैं। ठीक है, दाढ़ी वगैरह आना बच्चों में। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ असेसमेंट मार्कर की। ठीक है, एक होता है एज डिपेंडेंट, जैसे जो एज पे डिपेंडेंट करते हैं। इसमें आता है आपका वेट है, हाइट है, हेड सरकमफ्रेंस, ये सारे क्या हैं? एज डिपेंडेंट मार्कर हैं। एज इंडिपेंडेंट में कौन कौन आता है? जैसे मिड आर्म सरकमफ्रेंस है, स्किन फोल्ड थिकनेस है, ये सारे किस में आते हैं? एज इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, जो स्किन फोल्ड थिकनेस है, स्किन फोल्ड थिकनेस को हम किससे मेज़र करते हैं? बर्नियर कैलिपर से। किससे? बर्नियर कैलिपर या हरपेंडेंट कैलिपर भी बोलते हैं। और इसको हम मेज़र कहाँ पे करते हैं? ट्राइसेप्स एरिया में करते हैं। मेजर्स इन ट्राइसेप्स एरिया मोस्ट कॉमनली। ट्राइसेप्स ऑप्शन में नहीं है तो बाइसेप्स एरिया में भी कर सकते हैं, और सब स्कैपुलर एरिया में भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं बेस्ट मेथड फॉर ग्रोथ असेसमेंट। ठीक है, ग्रोथ असेसमेंट के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? चिल्ड्रन में पूछते हैं, बच्चों में। तो इंक्रीज इन वेट एंड हाइट दोनों ही वैसे ग्रोथ असेसमेंट के लिए बच्चों में हम यूज करते हैं, बट बेस्ट अगर पूछे तो वेट, उसके बाद हाइट। ओके, नाउ बात करते हैं बच्चा कब कब अपना वेट लूज़ करता है। तो लूज फर्स्ट 2 to 3 डे में कितना बच्चा अपना वजन लूज़ करता है? 10% बॉडी वेट का लूज करता है। कितने परसेंट? 10%। और रिगेन करता है टर्म चाइल्ड कितने दिन में रिगेन कर लेता है इस वेट को? 10 दिन में। जबकि प्री टर्म चाइल्ड कितने दिन में करता है? 14 डे में। सपोज अगर एग्जांपल लें, बच्चे का बॉडी वेट कितना होता है पैदा होते टाइम? 3 kg होता है, तो मैक्सिमम लॉस कितना करेगा 10 डेज़ में? 300 ग्राम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बीच फार्मूला है। बीच फार्मूला बच्चे का एज जो है और फार्मूला फॉर वेट इन केजी। सपोज अगर बच्चा 3 से 12 महीने का बच्चा है, 3 to 12 मंथ। ठीक है, तो हम उसका वेट कैसे निकालते हैं? एज मंथ में लेंगे +9/2। ठीक है, जैसे अगर 6 महीने का बच्चा है तो 6 + 9/2 तो 7.5 kg वेट हो जाएगा। अगर 1 से 6 साल का बच्चा है तो हम उसका वजन कैसे निकालेंगे? एज इंटू 2 + 8। सपोज 4 साल का बच्चा है तो 4 × 2 + 8, तो कितना हो जाएगा? 16 kg यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करें अगर बच्चा 6 से 12 ईयर का है, 6 से 12 साल का, तो हम इसमें क्या करते हैं? एज इंटू 7 - 5/2। ओके, सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हमने लिए हैं, एग्जांपल 1 और 2। ठीक है, जैसे 4 साल का बच्चा है तो एज इंटू 2 + 8,
कितना हो गया, 4 × 2 + 8 16 kg हो गया। ओके, उसके बाद 7 ईयर का है तो एज इंटू 7 - 5 / 2, ठीक है, तो कितना आ गया, 22 kg आ गया। ठीक है, ये सिंपल फार्मूले हैं, अगर याद हैं आपको तो वज़न निकाल सकते हैं बच्चे का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ वेट ऑफ ए चाइल्ड इंक्रीज, बच्चे का वजन कैसे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, बॉडी वेट अगर डबल कब होता है बच्चे का, 5 महीने पर डबल होता है। ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे का वजन डबल कब होता है, तो 5 मंथ्स पे होता है। बच्चे का वजन ट्रिपल कब होता है, 1 साल पे होता है। क्वाड्रपल कब होता है, 2 साल पे। ठीक है, और 3 साल पे 5 गुना हो जाएगा, 5 साल पे 6 गुना हो जाएगा, 7 साल पे 7 गुना, 10 साल पे 10 गुना। ये क्वेश्चन जनरली फर्स्ट 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे का जैसे बर्थ वेट की बात करें यहाँ पे तो कितना होता है, 3 kg होता है। 5 मंथ पे डबल हो गया 6 kg, 1 साल पे ट्रिपल हो गया 9 kg, 2 साल पे 12 kg हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे की हाइट और लेंथ हम कैसे निकालें। ठीक है, 2 साल से कम का बच्चा है तो हम उसको इन्फेंटोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, इन्फेंटोमीटर से। अगर बच्चे की हाइट 2 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसको स्टेडियोमीटर से चेक करते हैं। 2 साल से ज़्यादा हाइट है तो हम किससे चेक करते हैं, स्टेडियोमीटर से चेक करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं बर्थ पे बच्चे की लेंथ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 1 साल पे कितनी हो गई, 75 सेंटीमीटर, और 1 से 2 साल के बाद फिर बढ़ेगी 10 सेंटीमीटर। ओके, 2 साल पे फिर कितनी हो जाएगी, 85 टू 87 सेंटीमीटर। देन 2 साल से 10 साल के बीच कितनी बढ़ती है, 6 सेंटीमीटर पर ईयर। याद रखना है 6 सेंटीमीटर पर ईयर। ये हम पेडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, एफएमजी में भी पूछे जाते हैं, पीजी में भी आते हैं, एमबीबीएस के लिए भी बेसिक्स है। ठीक है, तो हम इसको 1 बाई 1 एक एक लाइन बाई लाइन सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 10 साल पे जाके क्या होता है मेल में, 10 साल पे 10 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। ठीक है, 10 साल पे 10 सेंटीमीटर पर ईयर हो रही है। फीमेल में कब होती है, 8 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, बोर तो नहीं हो रहे ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। लेंथ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की जो चाइल्ड लेंथ है डबल कब होगी। ठीक है, 4 साल पे डबल हो जाएगी लेंथ। कब होगी, 4 साल पे। ये लंबाई की बात चल रही है, नोट वजन की है, याद रखना है। लेंथ ऑफ ए चाइल्ड 3 टाइम बर्थ लेंथ कब होगी, 13 साल पे होगी। ठीक है, कितने पे, 13 साल पे। हाउ टू कैलकुलेट हाइट ऑफ ए चाइल्ड, मान लो कोई तुम्हारे पास बच्चा आता है ठीक है, अब हमें उसकी हाइट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालें कि बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट हम निकालते हैं कैसे, एज इंटू 6 + 77। कैसे, एज इंटू 6 + 77। ओके, 2 से 12 साल के ये, ठीक है, 2 से 12 साल के बीच ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सपोज 6 साल का बच्चा है तो 6 × 6 + 77, 36 + 77 कितना हुआ, 113। तो आप फॉर्मूला रख सकते हो, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी लैंग्वेज है। ठीक है, हेड सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। ठीक है, हेड सरकमफ्रेंस में हेड सरकमफ्रेंस याद रखना है, चेस्ट सरकमफ्रेंस से ज़्यादा होती है बर्थ के टाइम 3 सेंटीमीटर। ओके, हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर कब होते हैं, 9 से 12 महीने पे। कब, 9 to 12 मंथ पे दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जैसे हेड सरकमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर होती है बर्थ पे, तो इन्होंने दिखाया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में कब बढ़ेगी, वो 0 से 3 मंथ पे बढ़ेगी। जैसे 1 साल में भी 3 क्वाड्रेंट में हमने इसको बांटा है। जैसे 0 से 3 मंथ का बच्चा है, 3 to 6 मंथ, 6 से 12 मंथ, तो पहले 3 महीने में 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगी, तो 6 सेंटीमीटर बढ़ेगी। यहाँ पे कितनी बढ़ेगी, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो गई है, 12 हो गई। ठीक है, उसके बाद 3 3 1 1। ओके, इधर पूरा टोटल 20 हो जाता है। अब बात कर लें अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस। आपने बच्चा देखा होगा कि उसके सिर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोसेफेलस जिसको बोलते हैं सिर में पानी भरना। ठीक है, तो हम कैसे पता करें हाइड्रोसेफेलस का अर्लीस्ट साइन क्या है, हेड सरकमफ्रेंस बच्चे का 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट मंथ में। क्या होता है, हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा हो जाता है 2 सेंटीमीटर इन फर्स्ट मंथ। क्वेश्चन आया हुआ था ये, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस। अर्लीस्ट साइन क्या है हाइड्रोसेफेलस का, तो याद रखना है हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन 2 सेंटीमीटर पर मंथ हो जाती है, मोर देन 2 सेंटीमीटर पर मंथ।
उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज इन लेंथ इन फर्स्ट ईयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ बर्थ लेंथ, ठीक है। लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर है और फर्स्ट ईयर है 75, ठीक है। तो कितना हुआ 50 हुआ, सीधी सी बात है। लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगी और फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ती है 25, ये हमें पता ही है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे यहाँ पे दिया है इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस इन फर्स्ट ईयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्थ हेड सरकमफ्रेंस। ओके, तो हेड सरकमफ्रेंस कितनी होती है 35 होती है। एक साल पे कितनी बढ़ती है 12 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है। तो इसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बर्थ हेड सरकमफ्रेंस, तो 33 हो जाएगी। ओके, समझ गए। नाउ अभी स्टार्ट करते हैं मिड आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिर्फ सिंपल समझने वाला है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। मिड आर्म सरकमफ्रेंस में क्या करते हैं हम, एवेलुएट करते हैं 1 से 5 साल के बच्चे की हाइट, कितना है 1 से 5 साल। इसमें 2 मेथड होता है, एक बेंगोल मेथड, बेंगोल टेस्ट होता है, सेकंड होता है साकी टेप। जो बेंगोल टेस्ट होता है इसमें डायमीटर कितना होता है 4 सेंटीमीटर होता है, कितना 4 सेंटीमीटर। और जो साकी टेप होता है इसमें 3 मेथड होते हैं, इसमें 3 जोन बटे होते हैं, जैसे रेड जोन, येलो और ग्रीन। ओके, तो इसी के बेस पे हमें एक क्लासिफिकेशन और दिया गया है, इसका नाम है अर्नोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या है अर्नोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं अर्नोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे अगर बच्चा नॉर्मल है तो उसका मिड आर्म सरकमफ्रेंस मोर देन 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, कितना मोर देन 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। अगर कोई माइल्ड है उसको तो माइल्ड मिड आर्म सरकमफ्रेंस है तो 12.5 से 13.5, सीवियर है तो लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। तो मोर देन 13.5 है, ग्रीन कलर में इसको डिनोट करते हैं, मतलब सेफ जोन में बच्चा, माइल्ड मतलब येलो, सीवियर मतलब रेड। क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में ये क्वेश्चन था ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन मैक, ठीक है। कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जो ओनली मैक पे आधारित है, मतलब कि मिड आर्म सरकमफ्रेंस पे डिपेंड है। तो इसका आंसर है अर्नोल्ड क्लासिफिकेशन। कौन सा अर्नोल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं एक नया क्लासिफिकेशन है, इसका नाम है न्यू साकी टेप, ठीक है। न्यू साकी टेप में क्या होता है सीवियर माल न्यूट्रिशन कब बोलते हैं, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। कब बोलते हैं लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं यहाँ पे। माल न्यूट्रिशन में एक होता है माइल्ड टू मॉडरेट, एक होता है सीवियर। ओके, व्हाट इज़ द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हम कब डिफाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जब चाइल्ड 6 से 59 6 to 59 मंथ का चाइल्ड है तो हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसमें से एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया, कोई भी जो क्राइटेरिया रहना चाहिए हम उसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं यहाँ पे, सबसे पहले है बाईलैटरल पिटिंग एडिमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाईलैटरल पिटिंग एडिमा, ये न्यूट्रिशनल होता है, ठीक है। वेट फॉर हाइट लेस देन 3 जेड स्कोर होना चाहिए और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। ओके, और मैनेजमेंट कैसे करते हैं इनका, आउट पेशेंट पे करते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है फॉर एडमिशन का, सीवियर एडिमा हो अगर प्रेजेंट है उसको, एपेटाइट भूख नहीं लग रही है, कॉम्प्लिकेशन है माल न्यूट्रिशन के ट्रैक है, और डेंजर साइन का मतलब कौन कौन से होते हैं, अनेबल टू टेक फूड, बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, हाइपो और हाइपरथर्मिया हो गया है, ठीक है। तो ये सारे डेंजर साइन में आते हैं, हमें एडमिट करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ था विच ऑफ दिस नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। एडिमा ऑप्शन में था, यस। वेट फॉर हाइट था, यस। मिड आर्म सरकमफ्रेंस था, यस। वेट फॉर एज नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा डी हो गया। एम्स का क्वेश्चन था 2020। ओके, उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट स्टेचर की। बच्चे को हम कब बताएंगे शॉर्ट स्टेचर, अगर बच्चे की हाइट लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड है तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट स्टेचर। इसमें भी शॉर्ट स्टेचर में 2 होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल नॉर्मल वेरिएंट, एक होता है पैथोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है ग्रोथ वेलोसिटी क्या होती है नॉर्मल होती है, फिजियोलॉजिकल में क्या होता है ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल होती है, जबकि इधर ग्रोथ वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसमें आता है फैमिलियल, एक तो क्या होता है फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर, क्या होता है फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर, फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर या जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं, ठीक है।
और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। तो जो फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर होता है या जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर होता है, इसमें फाइनल स्टेचर कैसा होता है, शॉर्ट हो जाता है। प्यूबर्टी इसमें ऑन टाइम आती है। प्यूबर्टी कब आती है, ऑन टाइम आती है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले होगा, यहाँ पे फाइनल हाइट क्या होती है, नॉर्मल होती है, और प्यूबर्टी डिले हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने टर्म सुना होगा अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। ये होता क्या है अपर सेगमेंट? अपर सेगमेंट हम बोलते हैं हेड से प्यूबिक सिम्पाइसिस तक, हेड टू प्यूबिक सिम्पाइसिस अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट प्यूबिक सिम्पाइसिस से टो तक बोलते हैं, ओके। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो डिसप्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट में क्या होता है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो एबनॉर्मल हो जाता है उम्र के हिसाब से। जबकि प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो नॉर्मल रहता है एज के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो डिसप्रोपोर्शनेट है, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट भी 2 टाइप में है। अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट इंक्रीज हो गया एज के साथ, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल डिसप्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल डिसप्रोपोर्शन। और अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट डिक्रीज हो गया एज के साथ, तो इसको बोलते हैं एडवांस डिसप्रोपोर्शन, एडवांस डिसप्रोपोर्शन। अब बात करते हैं, क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है। जैसे इन्फेंटाइल हमने पढ़ा था, इन्फेंटाइल डिसप्रोपोर्शन और एडवांस डिसप्रोपोर्शन। तो इन्फेंटाइल डिसप्रोपोर्शन में क्या होता है, अपर सेगमेंट ज़्यादा हो जाता है लोअर सेगमेंट से, ठीक है। और एडवांस डिसप्रोपोर्शन में क्या होता है, लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो जाता है अपर सेगमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे अपर सेगमेंट किस किस में ज़्यादा होता है। एक एंड्रोप्लेसिया एक बीमारी है, उसमें हो जाता है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें हो जाता है, ठीक है। और जो लोअर सेगमेंट ज़्यादा है अपर सेगमेंट से, स्पॉन्डिलो एपिफाइशियल डिस्प्लेजिया में होता है। फ्रेंड्स, बोर नहीं होना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, एक बार दोनों एग्जाम्पल देख लो। इन्फेंटाइल एकेंड्रोप्लेसिया, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ओके। और लोअर सेगमेंट अगर ज़्यादा है तो स्पॉन्डो एपिफाइशियल डिस्प्लेजिया, ओके। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपोर्शनल शॉर्ट स्टेचर। क्या, प्रोपोर्शनल शॉर्ट स्टेचर। इसमें 3 होते हैं। एक तो होता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, लाइक ग्रोथ हार्मोन होता है, इसे हिंदी में वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। क्या, वृद्धि। तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, जैसे आपने पढ़ा होगा, ड्वार्फिज्म हो जाता है बच्चे में, या जाइजेंटिज्म हो जाता है, या एक्रोमेगाली हो जाती है, ठीक है। गोरिल्ला की तरह, खली की तरह चेहरा, ठीक है। तो ये एंडोक्राइनल डिसऑर्डर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है। दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक टर्नर सिंड्रोम, इसका जीनोटाइप हमने पढ़ा था 45XO, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और थर्ड है माल न्यूट्रिशन। फोर्थ है सिस्टेमिक डिजीज, ठीक है। सिस्टेमिक डिजीज लाइक क्रॉनिक रीनल फेल्योर। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी प्रोपोर्शन रेशियो, बॉडी प्रोपोर्शन रेशियो, ठीक है। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, ठीक है। बर्थ के टाइम पे कितना होता है रेशियो, 1.7 होता है बर्थ के टाइम पे, ठीक है। 2 साल पे कितना होता है, 1.5। 3 साल पे 1.3, 6 साल पे 1.1। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक कब हो जाता है बराबर, तो 7 से 10 साल पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का रेशियो 1 कब हो जाता है, 7 से 10 साल पे होता है, ठीक है। हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर कब हो जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 से 12 साल पे कब होता है, 9 से 12 साल पे, ठीक है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन शॉर्ट स्टेचर, ओवरऑल मोस्ट कॉमन शॉर्ट स्टेचर का कारण क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर का कारण क्या है, माल न्यूट्रिशन। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर का कारण क्या है, माल न्यूट्रिशन। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट नेटल माइलस्टोन, ठीक है। पोस्ट नेटल माइलस्टोन में क्या क्या आता है, इसमें हम माइलस्टोन पढ़ते हैं, जैसे ग्रॉस मोटर होता है, फाइन मोटर है, लैंग्वेज है, सोशल है, ठीक है। पोस्ट नेटल माइलस्टोन मतलब बच्चा कब कब ग्रो करेगा, कब हंसेगा, कब रोएगा, कब मांग काटेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रॉस माइलस्टोन, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हेड कंट्रोल, ठीक है। बच्चा हेड कंट्रोल कब करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, हेड कंट्रोल, ओके। हेड कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ हेड कंट्रोल, अपना सिर कंट्रोल कब करेगा बच्चा, ठीक है। या सिर ऐसे कब कंट्रोल करेगा, 6 वीक पे करेगा। कब करेगा, 6 वीक पे। पार्शियल हेड कंट्रोल कब करेगा बच्चा, या नेक कंट्रोल 3 महीने पे करेगा। कब करेगा, 3 महीने पे। कंप्लीट हेड नेक कंट्रोल कब करेगा, 5 महीने पे करेगा। कंप्लीट हेड नेक कंट्रोल 5 महीने पे। सिट विद सपोर्ट मतलब वो बैठेगा बट सपोर्ट लेके बैठेगा किसी का, तो 5 महीने पे। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, सिटिंग विद सपोर्ट
मतलब बैठेगा विद सपोर्ट, ट्राईपोड पोजीशन होती है जब 6 महीने में बैठता है, ठीक है। और सिटिंग विदाउट सपोर्ट, ठीक है, किसी की भी हेल्प नहीं लेगा 8 महीने पे। सिटिंग विदाउट सपोर्ट कब बैठेगा बच्चा? 8 महीने पे। सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ। क्राउलिंग कब करेगा बच्चा? 8 महीने पे करेगा। कब करेगा क्राउलिंग? 8 महीने पे। क्रीपिंग कब करेगा बच्चा? 10 महीने पे। क्रीपिंग कब करता है? 10 मंथ पे करता है। क्रीपिंग स्टेयर कब करेगा? 15 महीने पे। ओके। उसके बाद स्टैंड विद सपोर्ट 9 मंथ पे करेगा। स्टैंड विद सपोर्ट 9 मंथ पे। स्टैंड विद विदाउट सपोर्ट 12 महीने, MCA में हुआ है, ठीक है। मतलब बच्चा खड़ा कब हो जाएगा? बिना सपोर्ट के 12 महीने पे। वॉक विद सपोर्ट मतलब बच्चा कब चलना शुरू करेगा? 10 से 11 महीने पे। वॉक ऑन वन हेल्ड, ठीक है, वन हेल्ड पे 12 महीने पे। वॉक विदाउट सपोर्ट 13 से 15 मंथ। बिना सपोर्ट के बच्चा कब चलना शुरू करेगा? 13 से 15 मंथ पे। क्लिम स्टेयर, ठीक है, चढ़ जाएगा सीढ़ियाँ 2 साल पे। अप स्टेयर डाउन स्टेयर अल्टरनेट फुट पर स्टेप 4 साल पे करेगा, मतलब एक पैर छोड़ के एक पैर। अप स्टेयर डाउन स्टेयर अल्टरनेट फुट पर स्टेप 4 साल पे करेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं होप ऑन 1 फुट। होप ऑन 1 फुट 4 साल पे करेगा। स्किप ऑन बोथ फीट 5 साल। स्किप ऑन बोथ फीट कब करेगा? 5 साल पे करेगा। होप ऑन 1 फुट 4 साल पे करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइन मोटर माइल स्टोन। ये आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हम मोटर या फाइन जो भी है माइल स्टोन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सभी जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पे सभी का निकाल के निचोड़ लिया गया है, ठीक है। आपको इन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि कुछ सारी चीज़ें ना टेक्स्ट बुक में भी कुछ कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ली गई हैं, इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इन्हीं पे ही ज़्यादा रिलायबल करें, इधर उधर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन मोटर माइल स्टोन जो होते हैं, अब बात करते हैं फाइन मोटर माइल स्टोन। जैसे बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच, दोनों हाथ पकड़ना 4 मंथ पे। यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच एक हाथ की कब आएगी? 6 महीने पे। अल्नर ग्रास्प 6 से 7 मंथ पे। रेडियल ग्रास्प 8 से 9 महीने पे। पिंसर ग्राफ्स कब होगी? इमेच्योर 9 मंथ पे, ठीक है। पिंसर ग्राफ्स मैच्योर कब होती है? 12 महीने पे। पिंसर ग्राफ्स मैच्योर कब होगी? 12 महीने पे। ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट कब होगा? 5 से 7 महीने पे। ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट कब होगा? 5 से 7 महीने पे। प्ले सिंपल बॉल है कब करेगा? 12 महीने पे। कैच ऑब्जेक्ट वॉलेंट्री, कैच ऑब्जेक्ट वॉलेंट्री, ओके। रिलीज ऑब्जेक्ट वॉलेंट्री। टावर ऑफ 2 क्यूब कब बनाएगा बच्चा? 15 महीने पे। टावर ऑफ 2 क्यूब कब बनाएगा? 15 महीने पे। टावर ऑफ 6 क्यूब कब बनाएगा? 2 साल पे। 2 क्यूब का टावर कब बनाएगा? 15 महीने। 6 क्यूब का कब बनाएगा? 2 साल। टावर ऑफ 10 क्यूब 3 साल। यहाँ से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये लाइन इसके बाद सारी रटना है आपको। कुल मिला के मगअप करना है जितना आप डेली डेली इनको कर सको, कभी मॉर्निंग में चाय के टाइम, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। टावर ऑफ 10 क्यूब कब बनाएगा बच्चा? 3 साल। टावर ऑफ 10 क्यूब 3 साल। स्क्रिबलिंग कब करेगा बच्चा? जैसे इस टाइप से जो मैं लिख रहा हूँ 15 मंथ पे। कॉपी लाइन, लाइन में ऐसे कॉपी बना दिया 2 साल पे कर सकता है, ठीक है। बच्चा सर्कल कब कर सकता है? ये सर्कल हो गया 3 साल पे। और ये क्रॉस या प्लस कब बनाएगा? 4 साल पे। और ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल कब बनाता है बच्चा? 4 साल पे, ठीक है। ट्राइंगल कब बनाएगा बच्चा? 5 साल पे। ट्राइंगल कब? 5 साल। हेक्सागोन 6 साल। हेक्सागोन की कॉपी कब करेगा? 6 साल पे। कॉपी रोम्बस, रोम्बस कब करेगा? 7 साल पे। सिलेंडर कब बनाएगा? 9 महीने पे। सिलेंडर कब बनाएगा बच्चा? 9 महीने पे। यूज़ कप और स्पून विद स्पिलिंग 10 से 12 महीने पे, ठीक है। यूज़ यूज़ कप स्पून विद स्पिलिंग कब करेगा? 10 से 12 महीने पे। यूज़ कप विदाउट स्पिलिंग 15 मंथ। यूज़ कप विदाउट स्पिलिंग 15 मंथ, ठीक है। यूज स्पून विदाउट स्पिलिंग, यूज स्पून विदाउट स्पूलिंग कब करेगा? 18 महीने पे। टर्न ईच पेज सिंगली 2 साल पे करेगा। एक एक पेज को सिंगल सिंगल टर्न कब करेगा? 2 साल पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज माइलस्टोन की, ठीक है। वोकलाइज 1 महीने पे बच्चा बोलना शुरू करेगा, कुछ भी, ठीक है। मोनोसिलेबी माँ बा दा ये कब करेगा? 4 से 5 साल पे, ठीक है। बैबलिंग रैपिडली स्पीकिंग मोनोसिलेबी माँ बा दा ये कब करेगा? 6 महीने पे, ठीक है।
रैपिडली स्पीकिंग मोनोसिलेबस। ओके, उसके बाद बात करते हैं बाईसिलेबी, वाई सिलेबस, ठीक है। वाई सिलेबल कब करता है? 9 पे। पा मा बा बा, ये कब करेगा? 9 मंथ पे, ठीक है। 2 to 3 वर्ड विद मीनिंग 1 साल पे करेगा। 2 to 3 वर्ड विद मीनिंग 1 साल पे करेगा। जारगोन जिसको बोलते हैं, कंबाइंड 4 to 10 वर्ड मीनिंगफुल सेंटेंस, पापा चाय, ठीक है, पीऊँगा, तो ये 15 मंथ पे करेगा। 4 से 10 वर्ड मिलाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जारगोन। सेंटेंस कब लाएगा बच्चा? 2 साल का, 100 वर्ड विद मीनिंग, ठीक है। उसमें कम से कम 100 वर्ड होंगे सेंटेंस के लिए, 2 साल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सोशल माइलस्टोन की, ठीक है। सोशल माइलस्टोन में हम देखते हैं यहाँ पे सोशल स्माइल कब आती है? बच्चा हंसना कब शुरू करता है? सोशल स्माइल 6 से 8 महीने, 6 to 8 वीक, 6 to 8 वीक, ओके। रिकॉग्नाइज मदर, मदर को कब रिकॉग्नाइज करेगा वो? 12 वीक पे। मदर को कब रिकॉग्नाइज करेगा? 12 वीक पे। माउथिंग कब करेगा बच्चा? 5 महीने पे। उससे उसको एस्पिरेशन का भी खतरा हो सकता है, तो हमें बच के रहना है। स्माइल कब करेगा बच्चा? शीशे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं, बच्चा शीशे में देख के हंस रहा है, ठीक है, तो कब करेगा ये? 6 महीने पे करेगा। कितने पे? 6 महीने पे। स्ट्रेंजर एंजाइटी, अजनबी को देख के उसको चिंता होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर एंजाइटी। ये कब करेगा? 7 महीने पे। एग्जाम में आया हुआ है। बाय बाय कब बोलेगा? बाय बाय 9 मंथ पे। कब बोलेगा? 9 मंथ पे। कास्टिंग या थ्रोइंग थिंग्स अवे कब करेगा बच्चा? 1 साल पे। कास्टिंग, ओके, थ्रोइंग थिंग्स अवे 1 साल पे। पीक ए बू, ठीक है, 10 से 12 मंथ पे करेगा। मतलब लुका छुपी का गेम होता है ना, आँख बंद करी फिर देखना हंसना, पीक ए बू बोलते हैं, लुका छुपी का खेल, ठीक है। ड्रेस अनड्रेस हिमसेल्फ, खुद को मैं ड्रेस पहना हूँ नहीं पहना हूँ, तो कब जानेगा? 3 साल पे। कब जानेगा? 3 साल पे, ओके। जेंडर नेम कलर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जेंडर नेम कलर आइडेंटिफिकेशन, मेल है कि बच्चा फीमेल है, उसका नाम क्या है, ठीक है, कलर कौन सा हरा है, कौन सा पीला है, कौन सा नीला है, तो ये कब करेगा? 3 साल पे करेगा। राइट और लेफ्ट हैंडनेस, ठीक है, ये कब करेगा? 4 साल पे, कि वो राइट हैंडर है लेफ्ट हैंडर है। ब्लैडर कंट्रोल, पेशाब वगैरह, वो कब करेगा? पूरा कंप्लीट 5 साल पे करता है, ठीक है। तो 5 साल से पहले अगर बच्चा आपका पेशाब कर देता है तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अगर 5 साल के बाद करता है तो फिर एन्यूरेसिस होती है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। इसका फिर हम ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट है, जैसे बिहेवियरल थेरेपी, अलार्म थेरेपी देते हैं, या फिर इसमें ड्रग्स भी देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे वोवल कंट्रोल, ठीक है, पूरा कब होता है? 4 साल पे। ऐसे कहीं भी बच्चे अगर लैटिन कर देता है बिस्तर पे, 2 साल का है, 1.5 साल का है, तो नॉर्मल है। बट अगर 4 साल के बाद बच्चा लैटिन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस क्या बोलते हैं? एनकोप्रेसिस, पासिंग स्टूल एंड इन अप्रोप्रिएट प्लेस, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रीस्ट मिल्क के बारे में। किसके बारे में? ब्रीस्ट मिल्क के बारे में। ब्रीस्ट मिल्क किस में रिच होता है? इसमें सिक्रेटरी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ब्रीस्ट में क्या होता है? सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, IgA होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नियोनेटोलॉजी, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं हम? नियोनेटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नियोनेटोलॉजी में स्पेसिफिकेशन देखते हैं न्यूबॉर्न के, ठीक है। बच्चे की लेंथ कितनी होती है? लाइक 50 सेंटीमीटर का होता है जब वो पैदा होता है, तो ठीक है, बर्थ के टाइम। हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 35 सेंटीमीटर। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट रेशियो कितना होता है? 1.7:1 होता है। हार्ट रेट कितनी होती है बच्चे की? 110 से 160 पर मिनट, 110 to 160 पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है बच्चे की? 40 से 60 पर मिनट, ठीक है। लो बर्थ वेट कब बोलेंगे हम बच्चे को? जब बच्चे का वजन 2.5 kg से कम होता है। लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? लेस देन 2.5 kg। वेरी लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? लेस देन 1.5 kg। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कब बोलेंगे बच्चे को? लेस देन 1 kg। फर्स्ट यूरिन कब करेगा बच्चा? 48 आवर पे। कब करता है? फर्स्ट 48 आवर पे। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट मिकोनियम। मिकोनियम का मतलब स्टूल होता है, और कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। अगर 24 में आ रहा है टिल 3 डे तक, ठीक है, तो इवन टिल डेट 48 आवर इन्वेस्टिगेशन कर देंगे हम। कौन सा? अगर मान लो उसका
स्टूल ब्लैक आया तो ग्रीन स्टूल हो सकता है डे 4 to 5 पे, और गोल्डन येलो आ सकता है डे 5 पे, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है, दोनों डेट। न्यू बॉर्न जो होता है वो डू नॉट सीवर और डू नॉट स्वीट, ओके। उसके बाद बात करते हैं न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न होता है, ठीक है, नया बच्चा जिसको बोलते हैं, वो जनरेट हीट बाई NST। बच्चा हीट कैसे जनरेट करता है? जनरेट हीट बाई NST, नॉन सीबरिंग थर्मोजेनेसिस या लाइपोलाइसिस ऑफ ब्राउन फैट होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है? लाइपोलाइसिस ऑफ ब्राउन फैट। ब्राउन फैट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा बच्चे में? नैप ऑफ नेक, ठीक है, जो बच्चे का नेक होता है यहाँ पे उसमें ज़्यादा मिलेगा। बिटवीन स्कैपुला बोन और सराउंडिंग एड्रिनल में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की। यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर हाइपोथर्मिया हम कब बोलेंगे? जब टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और हाइपरथर्मिया हम कब बोलेंगे? अगर उसका टेम्परेचर मोर देन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। नाउ वी टॉक हाइपोथर्मिया में भी 3 होते हैं। एक होता है कोल्ड स्ट्रेस, ठीक है। कोल्ड स्ट्रेस में टेम्परेचर कितना हो जाता है? 36 से 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है कोल्ड स्ट्रेस में टेम्परेचर। माइल्ड हाइपोथर्मिया में कितना होता है? 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीवियर हाइपोथर्मिया में कितना हो जाता है? लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ न्यूबॉर्न लूज हीट, ठीक है। जो न्यूबॉर्न होता है वो हीट कैसे लूज करता है? सबसे पहला होता है कंडक्शन, कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस, ठीक है। जैसे बच्चा कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब वो हीट लूज कर सकता है। सेकंड होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन नियर इंक्रीज सोर्स ऑफ कूल एयर, ओके। थर्ड होता है इवापोरेशन, इवापोरेशन में वो स्किन के थ्रू लूज करता है अपनी, ठीक है, लॉस थ्रू स्किन। डी होता है रेडिएशन, रेडिएशन नियर बट नॉट इन द टच विद कोल्ड सरफेस। बेस्ट मेथड कौन सा है? इवापोरेशन, बेस्ट मेथड इवापोरेशन। कौन कौन से थे? न्यूबॉर्न कैसे कैसे लॉस करता है अपनी हीट को? कंडक्शन मेथड से करता है, कन्वेक्शन से करता है, इवापोरेशन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, रेडिएशन, ओके। अब आगे बात करते हैं व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ नर्सरी। नर्सरी का मतलब क्या होता है? नीको एंड नर्सरी, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंगारू मदर केयर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंगारू मदर केयर किसके लिए करते हैं? लो बर्थ वेट बेबी और प्रीटर्म बेबी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम कंगारू मदर केयर? लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी और प्रीटर्म के लिए करते हैं। कंगारू मदर केयर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? स्किन से स्किन टू स्किन कांटेक्ट, माँ जो है बच्चे को अपने पेट से लगा के रखती हैं। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है और टाइमली हम इनको डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हेन टू स्टॉप KMC, ठीक है। कंगारू मदर केयर को हमें कब स्टॉप करना है? वेन एवर चाइल्ड अचीव गेस्टेशनल मोर देन 36 वीक्स एंड वेन एवर ए चाइल्ड अचीव मोर देन 2.5 kg। अगर गेस्टेशनल एज उसकी 37 वीक से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और चाइल्ड ने वेट 2.5 kg से ज़्यादा अचीव कर लिया है, तो हम उसको कंगारू मदर केयर उसका स्टॉप कर देंगे, ठीक है। द मिनिमम वेट फॉर KMC, मिनिमम वेट फॉर KMC स्टार्ट कब होता है? 1.8 kg, 1.8 kg। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, हीमोडाइनमिकली स्टेबल, ओके। उसके बाद बात करते हैं SGA या IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, एज फॉर गेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है। पहला है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कब बोलते हैं? अगर बच्चे का जो बर्थ वेट है लेस देन 10 परसेंटाइल है, ठीक है। एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज हम कब बोलेंगे? AGA, बच्चे का बर्थ वेट 10 से 19 परसेंटाइल है। कितना? 10 to 19 परसेंटाइल, ओके। उसके बाद बात करते हैं LGA, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कब बोलेंगे हम? बर्थ वेट मोर देन 90 परसेंटाइल। बर्थ वेट क्या है? मोर देन 90 परसेंटाइल हो गया तो हम उसको बोलते हैं लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है, सेम वही है, कोई ज़रूरत नहीं है।
जो लार्ज फॉर गैस्टेशनल एज होती है इसमें कौन कौन आता है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे पूछा था यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कॉज ऑफ IUGR एक्सेप्ट, ठीक है। नॉन कॉज ऑफ IUGR का नॉन कॉज है एक्सेप्ट, ठीक है। तो मैटरनल स्मोकिंग यस है, ओके, IUGR का कॉज। मैटरनल हाइपरटेंशन यस है, मैटरनल डायबिटीज़ नहीं है, मैटरनल किडनी डिजीज यस है, ये सारे हैं, एक नहीं है। अब बात करते हैं प्री टर्म हम कब बोलते हैं बच्चे को, अगर वो लेस देन 37 वीक गेस्टेशन है तो इसको प्री टर्म बोलते हैं। पोस्ट टर्म कब बोलेंगे, मोर देन 42 वीक्स गेस्टेशन। पोस्ट टर्म कब बोलेंगे, मोर देन 42 वीक गेस्टेशन। टर्म कब बोलेंगे, 37 to 40 वीक गेस्टेशन, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं IUGR के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। IUGR के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ब्लड शुगर लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, कैल्शियम लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर, नो इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो सकती है। प्री मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा और इंट्राक्रैनियल ब्लीड, या जिसको जर्मिनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नियोनेट जो बच्चे होते हैं, नियोनेटल, ठीक है, न्यूबॉर्न हाइपोग्लाइसीमिया हम कब बोलते हैं, जब छोटे बच्चों में अगर ब्लड शुगर लेवल लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, कितना, लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो न्यूबॉर्न हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। चाइल्डहुड हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे, ब्लड शुगर लेवल लेस देन 54 ब्लड शुगर लेस देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स की, ठीक है। जर्मिनल मैट्रिक्स क्या होता है, एरिया कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर न्यूरोगिलियल सेल्स, ठीक है। जर्मिनल मैट्रिक्स क्या होती है, एरिया कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर न्यूरोगिलियल सेल्स, ठीक है। जर्मिनल मैट्रिक्स लोकेटेड जस्ट बिलो द एपेंडाइमा अराउंड लोकेटेड वेंट्रिकल। और जो जर्मिनल मैट्रिक्स होती है ये किसकी कंपोज्ड होती है, कंपोज्ड ऑफ थिन बॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। जर्मिनल मैट्रिक्स किसके कंपोज्ड होती है, थिन बॉल्ड ब्लड वेसल्स। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होती है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीड इन प्रीटर्म इन्फेंट, ओके। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीड इन प्रीटर्म इज जर्मिनल मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स कब डिसअपियर हो जाती है, 28 से 32 वीक्स पे। इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ओके, सो नो ब्लीडिंग आफ्टर 32 वीक्स, रिप्लेस बाई वाइट मैटर, ओके, आफ्टर 32 वीक्स। 32 वीक के बाद रिप्लेस हो जाती है, ये हमें याद रखना है। अब जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हमें याद रखना है, प्रीमेटिव नियोनेटल रिफ्लेक्स, ये प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम पे, ठीक है। जो प्रीमेटिव नियोनेटल रिफ्लेक्स हैं ये कंट्रोल किससे होते हैं, कंट्रोल बाई प्रीमेटिव पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ओके। तो इसमें सबसे पहले होता है ग्रास्प रिफ्लेक्स, सबसे पहले क्या होता है, ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ग्रास्प रिफ्लेक्स ये होता है कब अपीयर होता है, 28 वीक्स पे ये अपीयर होता है ग्रास्प रिफ्लेक्स, ओके। डिसअपियर कब हो जाता है, 3 महीने पे आफ्टर बर्थ के, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है, 32 वीक्स इंट्रा यूटेराइन लाइफ। डिसअपियर कब हो जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स, 1 मंथ पे। मोरो रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है, 28 से 32 वीक्स। डिसअपियर 3 to 6 मंथ। FMG का क्वेश्चन है, मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, 3 to 6 मंथ। एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स कब होता है, 35 वीक्स, और ये कब होता है, 5 मंथ पे। पहला अपीयर, दूसरा डिसअपियर। इसके बाद आता है पैरासूट रिफ्लेक्स, ये प्रीमेटिव नहीं है, ठीक है। ये कब होता है, अपीयर 6 to 9 मंथ आफ्टर बर्थ। और पैरासूट रिफ्लेक्स डिसअपियर नहीं होता है, परसिस्ट बना रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है पूछा जाता है, विच रिफ्लेक्स नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, कौन कौन से रिफ्लेक्स हैं जो प्रेजेंट नहीं होते हैं बर्थ पे, ठीक है, और वो प्रीमेटिव भी नहीं है। तो पैरासूट और सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ओके। बेबिंस्की रिफ्लेक्स या प्लांटर रिफ्लेक्स जो होता है ये प्रीमेटिव रिफ्लेक्स है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स, बेबिंस्की और प्लांटर इज ए प्रीमेटिव रिफ्लेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं
यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ थिन ब्लड वेसल्स, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रीटर्म इन्फेंट। ओके, अब क्लियर हो जाता है। अब आते हैं बात अम्बिलिकल कॉर्ड की, बात करते हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, सो अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी होती हैं, एक वेन होती है, ठीक है। और ये फॉल्स वाइज 7 से 10 दिन में अपने आप गिर जाती हैं। एक क्या बचती है? सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी बचती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी में क्या होता है? जेनेटो यूरिनरी होता है, किडनी को जाती है, जीआईटी, और कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया कब रिजॉल्व होता है? 10 वीक पे जाके होता है। कब होता है? 10 वीक पे जाके रिजॉल्व होता है, ठीक है। अम्बिलिकल रिंग का डायमीटर कितना हो जाता है? 1.5, मोर देन 1.5। सर्जरी आफ्टर 2 ईयर के बाद करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपगार स्कोर। ओके, अपगार में एस का मतलब क्या होता है? अपीरियंस या कलर, पी का मतलब पल्स, जी का मतलब क्या होता है? ग्रीमेस रिफ्लेक्स, मतलब फीडिंग ट्यूब नोज से पास करके चेक करते हैं, ठीक है, ग्रीमिस वगैरह हम। और ए से है एक्टिविटी, टी से एक्टिविटी या टोन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं आर से, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं? इसमें हम स्कोर देते हैं अपगार स्कोर में 0, 1 और 2। अगर बच्चा ब्लू है, ठीक है, तो इसको स्कोर देंगे 0। अगर बच्चा एक्रोसाइनोसिस है, मतलब उसके हाथ नीले हैं, तो 1 नंबर देंगे। अगर बच्चा पिंक है, मतलब स्वस्थ है, तो 2। पल्स 0 है तो 0, लेस देन 100 पर मिनट है तो 1 देंगे, मोर देन 100 पर मिनट है तो अपगार स्कोर हम कितना देते हैं? 2 देते हैं। कितना? 2। उसके बाद ग्रीमिस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, यहाँ पे ग्रीमिस आता है 1 पे, और कफ और स्नीज करता है बच्चा, तो स्कोर कितना देते हैं? 2 देते हैं। एक्टिविटी की बात करें तो नो फ्लैक्शन, यहाँ पे कोई फ्लैक्शन नहीं होगा। 1 पे सम फ्लैक्शन हो सकता है, ऑल फ्लैक्शन 2 पे होगा। और रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे नो ब्रीथिंग, ठीक है, कोई ब्रीथिंग नहीं होगी। इरेगुलर ब्रीथिंग हो सकती है और नॉर्मल रेगुलर ब्रीथिंग होगी। क्या होगी? नॉर्मल रेगुलर ब्रीथिंग होगी, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम स्कोर पूछा जाता है अपगार कितना होता है? 10 होता है। टोटल मैक्सिमम कितना होता है? 10 होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपका अपगार 0 से 3 के बीच में आता है तो इसको क्या बोलेंगे? सीवियरली डिप्रेस्ड है बच्चा, ठीक है। अगर 4 to 7 आता है तो मॉडरेटली डिप्रेस है। अगर मोर देन 7 आता है तो नॉर्मल है अपगार स्कोर, ठीक है। अपगार स्कोर हम कैलकुलेट कब करते हैं? 1 मिनट पे करते हैं, ठीक है। अगर 1 मिनट के बाद अगर कुछ सही नहीं आता है तो 5 मिनट पे फिर हम दोबारा चेक करते हैं। और एक होता है एक्सटेंडेड स्कार। एक्सटेंडेड स्कार हम कब करते हैं? जब आपका अपगार स्कोर 7 से कम आ रहा है। ओके, तो हम एक 10 मिनट पे करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 3 करते हैं, 10, 15, 20 मिनट्स पे। ओके, उसके बाद बात करते हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो इसमें जो होता है हमें याद रखना है टर्म अम्बूवैग यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में, स्कैफोइड एब्डोमेन हमें देखने को मिलता है। इसमें जो मेनली डिफेक्ट होता है कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में, डायफ्राम का ही डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें 2 डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पोस्टीरियर लैटरल डिफेक्ट जिसको हम लेफ्ट साइड में बोलते हैं, और एक होता है एंटीरियर साइड में जो 22% होता है, ठीक है। और थर्ड होता है सेंट्रल हर्निया जो 2 से 3% केस में मिलता है। तो पोस्टीरियर लैटरल डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? बोज्डलेक हर्निया। क्या बोलते हैं? बोज्डलेक हर्निया। और जो एंटीरियर राइट पे होता है, ठीक है, 22% जो है, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेग्नी हर्निया। क्या बोलते हैं? मॉर्गेग्नी हर्निया। और जो सेंट्रल है ये 2 से 3% होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोमनियोस। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोमनियोस। 60% चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है। क्या होती है? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया में क्या होता है? लंग्स नॉट एक्सपैंड, ठीक है, लंग्स फैलते नहीं हैं। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म है। लंग्स इन फीटस कोलैप्स स्टेट में होता है, पल्मोनरी बेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और इसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, नॉर्मल इन फीटस। ओके, आफ्टर बर्थ में क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से पल्मोनरी बेसोडाइलेशन होता है, ठीक है।
फीटस में क्या होता है, पल्मोनरी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। PPHN का फुल फॉर्म क्या है, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, पल्मोनरी वैसोडाइलेशन हो रहा था, पल्मोनरी प्रेशर फॉल्स करता है। अब हम इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं मरीज को। इंट्यूबेट में हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे। फिर हमें सर्जरी की भी तरफ जाना पड़ सकता है 48 से 72 आवर आफ्टर बर्थ, ठीक है। लीस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक मार्कर है सर्जरी, ओके। एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सरे में हमें मिलता है इंटेस्टाइनल लूप्स इन लेफ्ट चेस्ट एंड मीडियास्टिनम। एक्सरे में क्या मिलेगा, इंटेस्टाइनल लूप्स इन लेफ्ट चेस्ट एंड मीडियास्टिनम, शिफ्ट टू राइट, ओके। उसके बाद बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ओके। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इसका निमोनिक है लो कॉस्ट MRP, ठीक है। लो से क्या होता है, LGA, मतलब लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। कॉस्ट C से क्या होगा, कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन। जैसे सबसे ज़्यादा कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन की बात करें तो क्या होता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है बच्चों में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सी है, BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है, TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। लीस्ट कॉमन कौन सा है, ASD, ओके। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। जो इन्फेंट है, ठीक है, बच्चा है, उसकी माँ को डायबिटीज़ है, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हमने ट्रिक क्या पढ़ी, लो कॉस्ट MRP इसकी ट्रिक है, निमोनिक है हमारी। लो से क्या हो गया, LGA, ये तो हमने हटा दिया। कॉस्ट में C से हम देख रहे हैं कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन, मतलब उसको जन्म से क्या क्या बीमारी होंगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले दिल का पढ़ा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इसमें मोस्ट कॉमन कौन सी पढ़ी बच्चों हमने, BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। फिर मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। लीस्ट कॉमन कौन सी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद कौन सी है इसमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, मोस्ट स्पेसिफिक लीजन मिलता है। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम में क्या होता है, मोस्ट स्पेसिफिक लीजन, या सैक्रल एजेनेसिस भी बोलते हैं। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, सैक्रल एजेनेसिस। स्मॉल लेफ्ट कोलन या डिलेड नर्व सप्लाई ऑफ कोलन, या इसको क्या बोलते हैं, लेजी लेफ्ट कोलन। क्या बोलते हैं, लेजी लेफ्ट कोलन। अब आते हैं हम MRP पे, ठीक है, लो कॉस्ट MRP, ठीक है। तो MRP ये है, ठीक है। M से क्या है, मेटाबॉलिक, ठीक है। R से क्या है, रेस्पिरेटरी। तो मेटाबॉलिक में क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। रेस्पिरेटरी में हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ है, TTNV है, ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न है, ठीक है। और P से क्या है, पॉलीसाइथेमिया, मतलब RBC का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। P से क्या है, पॉलीसाइथेमिया, RBC का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। या रीनल वेन थ्रोम्बोसिस है, या जॉइंटिस भी हो सकती है। सम कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले क्या आता है, मीलिया। मीलिया क्या होता है, डिस्टेंडेड सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट ओवर द नोज, ओके। मीलिया क्या होता है, डिस्टेंडेड सीबेशियस ग्लैंड होती हैं, ठीक है, और ये नोज पे प्रेजेंट होती हैं। एप्स्टीन पल्स क्या होती है, रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं इसको, ओवर द पैलेट, ओके। एप्स्टीन पल्स क्या होती है, रिटेंशन सिस्ट ओवर द पैलेट। वॉन नोड्यूल्स, वॉन नोड्यूल्स क्या होता है, रिटेंशन सिस्ट ओवर अपर गम्स। वॉन नोड्यूल क्या होता है, रिटेंशन सिस्ट ओवर अपर गम्स। उसके बाद बात करते हैं इरिथमा टॉक्सिकम। इरिथमा टॉक्सिकम क्या होता है, मोस्ट कॉमन इराइडोमेटस, मोस्ट कॉमन इराइडोमेटस रैश ऑफ न्यूबॉर्न, ओके। तो यहाँ पे इओसिनोफिलिक सेल्स मिलती हैं इरिथमा टॉक्सिकम में, ओके। और क्या होता है यहाँ पे, येलो स्पॉट होता है जो सराउंडेड रहता है रेडनेस से, येलो स्पॉट सराउंडेड बाई रेडनेस। नेवर अपीयर ऑन डे 1, नेवर रीच पाम एंड सोल्स, ओके। और क्या होता है यहाँ पे, डिसअपियर कब हो जाता है, इरिथमा टॉक्सिकम 1 से 2 वीक पे डिसअपियर हो जाता है। कब हो जाता है, 1 से 2 वीक पे डिसअपियर हो जाता है।
उसके बाद बात करते हैं मंगोलियन स्पॉट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगोलियन स्पॉट डिसअपियर कब होता है बच्चे में? 1 साल पे होता है। कब होता है? 1 साल पे। और मंगोलियन स्पॉट कहाँ पे होता है ये याद रखना है, लंबोसैक्रल रीजन पे होता है। कहाँ पे होता है? लंबोसैक्रल रीजन। इसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है। क्या नहीं है? नो ट्रीटमेंट। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 2 टर्म है हमारे लिए। ओके, 2 टर्म है। कैपेट सेकेंडम क्या है? कैपेट सेकेंडम वर्सेस सिफेल हेमाटोमा। कैपेट सेकेंडम और सिफेल हेमाटोमा। कैपेट सेकेंडम मतलब अपीयर कब होता है बर्थ पे? विद इन 12 to 24 आवर। कब होता है अपीयर? 12 to 24 आवर, ठीक है। और डिसअपियर कब होता है ये? 2 से 3 दिन में। सिफेल हेमाटोमा क्या होता है? डिलेड अपीयरेंस होता है। क्या होता है? डिलेड अपीयरेंस। और डिसअपियर कब होता है ये? 3 से 6 वीक्स पे। कैपेट सेकेंडम क्रॉस करता है स्यूचर लाइन को। क्या करता है? स्यूचर लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। और जो सिफेल हेमाटोमा होता है डज नॉट क्रॉस स्यूचर लाइन, ठीक है। ये स्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, डज नॉट क्रॉस स्यूचर लाइन। ओके। फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन स्किन एंड पेरिओस्टियम। कैपेट सेकेंडम क्या होता है? कैपेट सेकेंडम फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है स्किन और पेरिओस्टियम के बीच में। सिफेल हेमाटोमा में क्या होता है? ब्लड कलेक्शन बिटवीन पेरिओस्टियम एंड बोन। ओके। अब हम बात करते हैं फीमेल न्यूबॉर्न वेजाइनल ब्लीडिंग की, ठीक है। मान लो कोई लड़की है, न्यूबॉर्न है, बच्ची एक पैदा होती है, अगर उसको वेजाइना से ब्लीडिंग आ जाए तो हमें क्या करना है? जैसे 3 to 7 डे की गर्ल्स है तो विड्रॉवल ऑफ मैटरनल हार्मोन ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग होती है। अगर कोई 3 से 7 साल की बच्ची आपके पास आती है इमरजेंसी में और वो बोलते हैं वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हो सकता है मैटरनल हार्मोन के कारण हो, ठीक है। ये इसको हम फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म चाइल्ड और प्री टर्म चाइल्ड। उसके बाद हमारा आता है टर्म चाइल्ड और प्री टर्म चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो जो टर्म चाइल्ड होता है उसमें ड्राई पिंक स्किन होती है, एक इंस्टेंट एयर रिकॉइल। जैसे टर्म चाइल्ड है, जैसे मैं टर्म हूँ तो मेरा अगर आपने जैसे ये एयर रिकॉइल करा तो अपने आप नॉर्मल हो गया, जबकि प्री टर्म में स्लो एयर रिकॉइल होती है। प्री टर्म में यहाँ पे ड्राई पिंक स्किन होती है, इधर स्मूथ सिनी स्किन होती है। सोल्स जो होते हैं यहाँ पे डीप क्रिएस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोल्स सुपरफिशियल क्रिएसेस होते हैं। और लेनिगो हेयर जो होता है यहाँ पे स्कैंटी एब्सेंट होते हैं, जबकि प्री टर्म में लेनिगो अवेंडेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ब्रीस्ट बर्ड की बात करें तो यहाँ पे 5 से 10 mm में होते हैं ब्रीस्ट बर्ड, जबकि यहाँ पे ब्रीस्ट बर्ड लेस देन 5 mm होते हैं। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन जो आया था उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन था क्या? ऑल ऑफ दीज क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट टर्म फ्रॉम ए प्री टर्म, ठीक है। तो हम ईयर का हमने यहाँ पे जिक्र करा था, स्किन की भी बात करी थी, लेनिगो की बात करी थी, आई का हमने कोई बात नहीं करी। तो इसने पूछा है किस किस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम आई के बेस पे नहीं कर सकते, ईयर स्किन लेनिगो के बेस पे हम टर्म और प्री टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद बात करते हैं बर्थ एस्पेक्सिया, ठीक है। एस्पेक्सिया का मतलब है दम घुटना या ऑक्सीजन सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है? बर्थ एस्पेक्सिया या पेरीनेटल एस्पेक्सिया भी बोलते हैं। इसमें रिड्यूस ब्लड सप्लाई प्लस हाइपोक्सिया इन न्यूबॉर्न बिफोर, एट और आफ्टर बर्थ, ठीक है। जन्म से पहले या जन्म के बाद, ठीक है, पेरीनेटल एस्पेक्सिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, जैसे किडनी फर्स्ट ऑर्गन होता है जो इन्वॉल्व होती है, इसको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर या फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में अगर होता है तो इसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइन। उसके बाद हम बात करते हैं NEC, ठीक है। NEC की फुल फॉर्म क्या है? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। इसमें क्या होता है? प्री मैच्योर चाइल्ड इज एक्सपोज टू फार्मूला फीड, ये बोतल पे हो जाता है वेरी अर्ली लाइफ, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है अगर आप बोतल का दूध पिलाते हो बच्चे को तो शुरुआत में। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है इंटेस्टाइन में, ठीक है।
तो बॉटल मिल्क इन प्री टर्म क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है इंटेस्टाइन का, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी इंटेस्टाइन में, तो इस्चीमिया हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, डैमेज हो जाती है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, टॉल लाइक रिसेप्टर फॉल जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बैक्टीरिया में, और इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, और क्या होता है इसमें, इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम ल्यूमेन इनटू पेरिटोनियम, इसको बोलते हैं सेप्सिस, ओके। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस मोस्ट कॉमन कहाँ पे होती है, प्री टर्म में होती है। कहाँ पे होती है, मोस्ट टर्म प्री टर्म में होती है। व्हेन देयर इज वर्थ एस्पेक्सिया, टर्म चाइल्ड में होने लगेगी, ठीक है। जब वर्थ एस्पेक्सिया होगा तो कहाँ पे होगी, टर्म चाइल्ड में होगी, ठीक है। अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे NEC के, तो क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलता है हमें, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में क्या मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकता है, बॉवल साउंड उसकी रिड्यूस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है स्टूल में, और फीड इंटॉलरेंस हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रिड्यूस बॉवल साउंड, ब्लीडिंग इन स्टूल और फीड इंटॉलरेंस। अगर हम एक्सरे फ्यूचर की बात करें NEC के, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पक्का। इसमें 3 फीचर मिलते हैं। एक तो होता है एयर इन इंटेस्टाइनल वॉल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस, क्या बोलते हैं, न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस। एयर इन पोर्टल वेन, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमोपोर्टेलिस। एयर इन पोर्टल वेन को क्या बोलते हैं, न्यूमोपोर्टेलिस। एयर इन पेरिटोनियम, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमोपेरिटोनियम, ठीक है। एयर इन पेरिटोनियम, अगर एयर पेरिटोनियम में आ गई इसको क्या बोलते हैं, न्यूमोपेरिटोनियम, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेजिंग ऑफ सीवियरिटी ऑफ NEC, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की स्टेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम कौन सी स्टेजिंग यूज करते हैं, बेल्स स्टेजिंग यूज करते हैं। जैसे स्टेज 1A B 2A 2B 3A 3B। बट जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं तो ये पूछे जाते हैं, जैसे न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस, क्या, न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस किस स्टेज में आता है, तो ये किस में आता है, स्टेज 2A में आता है। किस में आता है, स्टेज 2A। न्यूमोपोर्टेलिस किस में आता है, स्टेज 2B। न्यूमोपोर्टेलिस किस में आता है, स्टेज 2B। न्यूमोपेरिटोनियम किस में आता है, स्टेज 3B। न्यूमोपेरिटोनियम किस में आता है, स्टेज 3B। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए NEC का, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का हम क्या ट्रीटमेंट करें। तो स्टेज 1 में हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग द फीड अदर मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। हम फीड का रेस्ट्रिक्शन करते हैं और कुछ अदर मेडिकल मैनेजमेंट भी देते हैं। स्टेज 2 में हम एंटीबायोटिक चलाते हैं, स्टमक को डिकम्प्रेशन सपोर्टिव मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, और स्टेज 3 में हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है और अदर मैनेजमेंट से फिर बात चलती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। मीनवाइल व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन, हम यहाँ पे पढ़े थे मीनवाइल व्हाट हैपनिंग इन द ब्रेन। तो ब्रेन में हाइपोक्सिक इश्चेमिक एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलती है, ठीक है। तो टर्म इन्फेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूरोनल नेक्रोसिस होती है, हमें याद रखना है। वाटर साइड इन्फाक्ट होता है जो नॉट सप्लाई मेजर आर्टरी, इसको बोलते हैं पैरासजाइटल इंजरी। और एक होता है मशरूम शेप गायरी, इसको बोलते हैं यूले गायरिया, क्या, यूले गायरिया, ओके। स्टेटस मारमोरेटस होता है, इसमें बेसल गैंग्लिया पे होता है, कहाँ, बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होता है, और मोटलिंग हो जाती है बेसल गैंग्लिया की, मोटलिंग। इस्चीमिया हो जाता है, कर्निक टेरिस मतलब हाई अमाउंट बिलिरुबिन इन द ब्रेन, ब्रेन में हाई अमाउंट में बिलिरुबिन होगा, इसको बोलते हैं कर्निक टेरस, ओके। उसके बाद बात करें तो जो अभी हमने सब पढ़ा था, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। एक टर्म होता है ऐसे पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, इसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, या इसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू। तो हम बात करते हैं जो अभी हमने 2-4 पॉइंट पीछे पढ़े थे, अगर समझ में नहीं आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जो आता है वो हमारा यहाँ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं क्वेश्चन, कि जो हाइपोक्सिक इश्चेमिक एन्सेफेलोपैथी होती है ब्रेन में, टर्म चाइल्ड में क्या मिलेगा, प्री टर्म चाइल्ड में क्या मिलेगा। तो टर्म चाइल्ड में हमें मिलता है वाटर साइड इन्फाक्ट मिलता है, मशरूम शेप गायरी मिलती है, या ऊलेगाइमिया बोलते हैं इसको, ऊलेगायरिया, या स्टेटस मारमोरेटस मिलता है, ठीक है। जबकि प्री टर्म चाइल्ड में हमें क्या मिलता है, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। क्या मिलता है प्री टर्म चाइल्ड में,
पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया और हाइड्रोसिफेलस एक्स वैक्यो। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन इस्चेमिक ब्रेन इंजरी इन प्री टर्म इन्फेंट में कौन सी होती है। मोस्ट कॉमन इस्चेमिक ब्रेन इंजरी इन प्री टर्म इन्फेंट कौन सी होती है। PBL, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। कौन सी होती है। पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनेटल सीजर। ठीक है, न्यूनेटल सीजर क्या है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी। तो न्यूनेटल सीजर की बात करते हैं। न्यूनेटल सीजर में जनरली होता क्या है। न्यूनेटल सीजर में हमें कॉज की अगर बात करें तो 5H+I हमें याद रखना है। 5H में अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं ये 5H। सबसे पहले H है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर लेवल बच्चे का कम हो गया है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। हाइपोमैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम। और हीमोरेज प्लस आई से इन्फेक्शन हमें याद रखना है। तो ये 5 कॉज हमने किसके पढ़े अभी। 5 कॉज हमने पढ़े न्यूनेटल सीजर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनेटल सीजर के बारे में। ठीक है, न्यूनेटल सीजर के बारे में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है न्यूनेटल सीजर का। हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी या हाइपोक्सिया होता है। HIE मोस्ट कॉमन कॉज इन फर्स्ट 24 आवर। मोस्ट कॉमन सब टाइप कौन सा होता है सीजर का। सबटल सीजर। मोस्ट कॉमन सब टाइप सबटल सीजर। मोस्ट सीरियस सब टाइप कौन सा होता है मायोक्लोनिक। मोस्ट सीरियस सब टाइप कौन सा होता है मायोक्लोनिक। बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन देता है हाइपोकैल्सेमिक फोकल। सीजर में कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी होती है एम्स का क्वेश्चन है। पायरिडॉक्सिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल सीजर की क्या है फिनोबार्बिटॉन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल सीजर इज फिनोबार्बिटॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ NEC नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में कौन सी स्टेजिंग है बेल्स स्टेजिंग। ओके, कौन सी स्टेजिंग है बेल्स स्टेजिंग। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ HIE। इसमें कौन कौन सी स्टेजिंग है। एक तो है सरनाट और सरनाट स्टेजिंग जिसमें हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी स्टेज 1, 2, 3। और लेवेन स्टेजिंग। कौन सी लेवेन स्टेजिंग या CTSS भी बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, टोन, सकिंग, सीजर, रेस्पिरेशन। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूनेटल जॉइंटिस के बारे में। ठीक है, न्यूनेटल जॉइंटिस में क्या होता है। न्यूनेटल जॉइंटिस में हीम जो होता है किसमें बिलिरुबिन और एल्बुमिन में बदल जाता है। बिलिरुबिन क्या होता है लीवर फॉर कॉन्जुगेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैकेनिज्म है UDP होता है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। ये क्या बनाता है कॉन्जुगेट बिलिरुबिन बनाता है। ठीक है, और ये कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इन इंटेस्टाइन में जाता है और ये कहाँ जाता है लीवर में जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इन इंटेस्टाइन में जाएगा और ये क्या हो जाएगा बीटा ग्लूकोरोनिडेज या बैक्टीरिया के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट होता है या डीकॉन्जुगेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। किसकी ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। ठीक है, प्रेगनेंसी में होता है ये। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या करता है इनिबिट करता है एंजाइम ऑफ UDP GT। ओके, और उसके बाद बीटा ग्लूकोरोनिडेज को क्या करता है बीटा ग्लूकोरोनिडेज को इन्वॉल्व करता है। अगर बिलिरुबिन बढ़ गया तो क्या हो जाता है न्यूनेटल जॉइंटिस हो जाता है। क्या होता है न्यूनेटल जॉइंटिस। न्यूनेटल जॉइंटिस में क्या होता है डज नॉट रिक्वायर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस में क्या होता है इनसफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली इन लाइफ 2 to 3 days। इसमें क्या होगा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है और बिलिरुबिन इन इंटेस्टाइन स्टे लॉन्गर लंबे समय तक रहता है। मोर टाइम फॉर बीटा ग्लूकोरोनिडेज। ठीक है टू एक्ट। ओके, इससे क्या होता है कॉन्जुगेट बिलिरुबिन एंटर इन द सर्कुलेशन। ओके, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब अपीयर होता है 24 से 72 आवर के बीच। कब अपीयर होता है 24 से 72 आवर। नेवर फर्स्ट 24 आवर, ये याद रखना है नेवर फर्स्ट 24 आवर।
बिलिरुबिन यूजली डिसअपियर बाई 2 वीक में डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। बिलिरुबिन यूजली डिसअपियर बाई 2 वीक। सीरम बिलिरुबिन लेस देन कितना हो जाता है 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम बिलिरुबिन कितना होता है लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, ठीक है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होती है? एनी जॉइंटिस विद इन 24 आवर ऑफ लाइफ। कोई भी जॉइंटिस है 24 घंटे के अंदर हो रही है उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। एनी जॉइंटिस विद परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स। कोई भी जॉइंटिस 2 वीक से ज़्यादा अगर परसिस्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। और इसमें एनी जॉइंटिस सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना हो जाता है? मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम एनी जॉइंटिस सीरम बिलिरुबिन राइस मोर देन 5, उसको क्या बोलते हैं हम? पैथोलॉजिकल। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड जॉइंटिस। अब हम बात करते हैं कॉज क्या क्या हो सकते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के कॉज क्या क्या हैं? सबसे पहले RH या ABO इनकॉम्पटेबिलिटी हो सकता है, हीमोलाइटिक डिजीज़ हो सकती है, टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, हाइपोथायरॉयड हो सकता है, सेप्सिस हो गया इन्फेक्शन, या हेरिडिटरी डिफेक्ट हो गया बिलिरुबिन में, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्फेंट डायबिटिक मदर हो गई, ठीक है, या सिफेल हिमेटोमा या न्यूनेटल हिपैटिक कॉन्जुगेटेड। तो हेरिडिटरी डिफेक्ट की बात करें डॉक्टर आर कॉन्जुगेट, इसकी निमोनिक है डॉक्टर। इसमें सिंड्रोम होते हैं डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम, ठीक है। जो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है, डुबिन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम ये क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड। क्रिगलर नजार सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम ये क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड। क्रिगलर नजार और गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विजुअल डायग्नोसिस ऑफ इक्ट्रस, ठीक है। इक्ट्रस का हम कैसे विजुअल डायग्नोसिस करें? इसका एक रूल होता है, इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल्स। कौन सा रूल? क्रैमर्स रूल। तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डायग्नोसिंग न्यूनेटल जॉइंटिस, ठीक है। टोटल सीरम बिलिरुबिन का हम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 सरफेस होती हैं, जैसे हेड पे दिखाया है ये 5%, हम इसको इन्वॉल्व करते हैं हेड को। चेस्ट को हम कितना लेते हैं? 10%। एब्डोमिनल थाई वगैरह हैं इसको 12% मानते हैं। होल बॉडी को कितना मानते हैं? 15 मानते हैं। पाल्म एंड सोल में भी 15-15। तो ये हो गया क्रैमर्स रूल, ओके। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉइंटिस का हम क्या देते हैं? फोटोथेरेपी में वेवलेंथ देते हैं, ठीक है। फोटोथेरेपी के लिए वेवलेंथ कितना होना चाहिए? 460 से 490 नैनोमीटर, ठीक है। नियोनेटल जॉइंटिस के लिए कितना हमने रखा है वेवलेंथ? 460 से 490 नैनोमीटर। अब बात करते हैं फोटोथेरेपी के बारे में। फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। फोटोथेरेपी एक्चुअली होती क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन मोस्ट इफेक्टिव, और इसमें लुबिरुबिन फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? लुमिरुबिन फॉर्म होता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ नियोनेट ब्लड विद डोनर ब्लड, ठीक है। इसमें नियोनेट का ब्लड एक्सचेंज हो जाता है डोनर ब्लड के साथ में, ठीक है। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमराइजेशन होता है फोटोथेरेपी में, Z2E आइसोमर बनता है, ठीक है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, एल्कलोसिस है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी, ये सब देखने को मिलते हैं। जबकि इधर अगर हम बात करें यहाँ पे फ़ोटोथेरेपी में, तो यहाँ पे फ़ोटो ऑक्सीडेशन होता है। फ़ोटोथेरेपी में वेवलेंथ कितनी होती है? 460 से 490 नैनोमीटर होती है। ब्लू लाइट इसमें यूज करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है फोटोथेरेपी का? डायरिया कर सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, ब्रॉन्ज बॉवी सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, ठीक है। और इधर ब्लड हमें कितना चाहिए होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में? 80 ml पर केजी सिंगल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में। अगर डबल करना है डबल वॉल्यूम में 160 ml पर केजी, ठीक है। फोटोथेरेपी अगर 72 आवर से ज़्यादा हो गए हैं तो हम कैल्शियम का लेवल भी चेक करते हैं, फिर हम कैल्शियम लेवल, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यू टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हॉट टॉपिक है MCI का भी। इसमें हम बात करते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, ठीक है, HMD। हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ सरफेक्टेंट होता है।
लंग्स में कब होता है? 20 वीक में होता है प्रोड्यूस। कब होता है? 20 वीक में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में कब होता है? हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। सरफेक्टेंट कब प्रोड्यूस होता है? सरफेक्टेंट लंग्स में 20 वीक्स में प्रोड्यूस होता है। एमनियोटिक फ्लूइड 28 वीक पे। मैक्सिमम कब होता है सरफेक्टेंट का लेवल? 30 से 34, 33 से 34 वीक्स। अगर लेस देन 34 वीक्स इंट्रायूटेराइन लाइफ है तो रिस्क ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज का रिस्क होता है। लेस देन 34 वीक्स है इंट्रायूटेराइन लाइफ तो क्या हो सकता है? हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज का रिस्क हो सकता है। सरफेक्टेंट किससे प्रोड्यूस होता है? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। सरफेक्टेंट किससे प्रोड्यूस होता है? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। सरफेक्टेंट जो किसका बना होता है? सरफेक्टेंट मेड ऑफ, ठीक है, किसका बना होता है? फॉस्फेटाइडिल कोलिन। किसका बना होता है सरफेक्टेंट? फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल, स्पिंगोमाइलिन और सरफेक्टेंट प्रोटीन ए बी सी, ओके। और इसके फंक्शन क्या होते हैं सरफेक्टेंट के? ये क्या करता है? लाइंस होता है, लाइंस एल्वोलाई रिड्यूस सरफेस टेंशन, ओके। प्रिवेंट्स एल्वोलाई फ्रॉम कोलेप्सिंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है। ये एल्वोलाई को प्रिवेंट करता है कोलेप्सिंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ के बारे में, ठीक है। क्या बात करते हैं? हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, RDS। सरफेक्टेंट की जो डेफिशिएंसी है वो किस में देखने को मिलती है? प्री मैच्योरिटी में देखने को मिलती है। किस में? प्री मैच्योरिटी। एल्वोलाई कब कोलैप्स होती हैं? एक्सहेलेशन के दौरान होती हैं। एल्वोलाई कोलैप्स कब होती हैं? एक्सहेलेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी बढ़ जाएगा और वर्क ऑफ ब्रीथिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाइपोक्सिया आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर हाइपोक्सिया हमें जन्म के बाद हो रहा है तो क्या होगा? इसमें पल्मोनरी वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा? पल्मोनरी वैसो कंस्ट्रिक्शन। और क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा और हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन फाइबर, इसमें क्या होता है? प्रोटीन फाइबर विल एंटर इनटू एल्वोलाई एंड लाइन द एल्वोलाई। इसको बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। हाइलाइन मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे बात करते हैं जो हाइलाइन मेम्ब्रेन इन हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज किसकी बनी होती है? फाइब्रिन की। हाइलाइन मेम्ब्रेन इन हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज किसकी बनी होती है? फाइब्रिन की। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा विद इन 6 आवर में ऑफ बर्थ के, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ जाता है विद इन 6 आवर ऑफ बर्थ, जिसको हम बोलते हैं ग्रंटिंग। ब्रीथिंग आउट अगेन से क्लोज ग्लोटिस। ग्रंटिंग का मतलब होता है ब्रीथिंग आउट अगेन से क्लोज ग्लोटिस। अब बात करें तो चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे चेस्ट एक्सरे में हमें मिलता है रेटिकुलो ग्रेनुलर ओपेसिटी। क्या मिलता है? रेटिकुलो ग्रेनुलर ओपेसिटी या ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी या एयर ब्रोंकोग्राम मिलेगा, एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो हम हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, भूलना नहीं है टॉपिक। ट्रीटमेंट इसमें जनरली CPAP देते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मोर देन 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। और सरफेक्टेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हम कब करते हैं? 30 वीक से कम, या तो लेस देन 28 से 30 वीक्स या सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में करते हैं, ठीक है। सरफेक्टेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, सरफेक्टेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम इनसिक्योर टेक्निक से करते हैं। कौन सी टेक्निक है? इनसिक्योर टेक्निक, ठीक है। इनसिक्योर टेक्निक में क्या करते हैं? इंटूबेट करते हैं हम, ठीक है। और क्या करते हैं? I से इंटूबेट, R से सरफेक्टेंट, X से एक्सटूबेशन करते हैं, ठीक है। और सरफेक्टेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक न्यू टेक्निक है, इसको बोलते हैं मिस्ट टेक्निक। क्या बोलते हैं? मिस्ट टेक्निक। मिनिमली इन्वेजिव सरफेक्टेंट थेरेपी, मिनिमली इन्वेजिव सरफेक्टेंट थेरेपी। और लिसा भी बोलते हैं, लेस इन्वेसिव सरफेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लेस इन्वेसिव का मतलब क्या होता है? फेरिंजियल ट्यूब्स, नेबुलाइजेशन और लैरिंजियल मास्क इन्वॉल्व होता है। क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फेरिंजियल ट्यूब, नेबुलाइजेशन, लैरिंजियल मास्क, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं TTNB, ठीक है। TTNB का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट टेकेप्निया ऑफ न्यूबॉर्न और RDS2, ठीक है। ट्रांजिएंट टेकेप्निया ऑफ न्यूबॉर्न और RDS2।
ट्रांजिएंट टेकेपनी ऑफ न्यूबॉर्न किस में होती है? टर्म चाइल्ड में होती है। किस में होती है? टर्म्स में होती है। इसमें क्या होता है TTNB में? परसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इन लंग्स आफ्टर बर्थ, ओके, और इलेक्टिव सिजेरियन वगैरह में करते हैं। और इसमें ट्रांजिएंट टेकेपनी इम्प्रूव कितने दिन में? 48 से 72 घंटे, 48 to 72 आवर, ओके। अब चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलता है? फ्लूइड इंटरलोबल फिशर मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा, ठीक है, और स्टार वस्ट अपीयरेंस मिलता है, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या था? ट्रांजिएंट टेकेपनी ऑफ न्यूबॉर्न या RDS2। ये इम्प्रूव कब होता है? 48 से 72 आवर में, 48 to 72 आवर, ओके। चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा? फ्लूइड इंटरलोबल फिशर प्लस माइनस प्लूरल इफ्यूजन, स्टार वस्ट अपीयरेंस मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फीटल कार्डियो के बारे में, ठीक है। फीटल कार्डियो पल्मोनरी आर्टरी आफ्टर बर्थ, ठीक है। फीटल कार्डियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा आता है हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है फोरामेन ओवेल का क्लोजर टाइम पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। फोरामेन ओवेल का फंक्शनल क्लोजर कब होता है? एनाटॉमिकल क्लोजर और बिकम्स, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल का फंक्शनल क्लोजर कब होता है? इमीडिएट होता है। एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है? 3 महीने पे होता है। फोरामेन ओवेल 3 मंथ पे, ठीक है, 3 मंथ्स। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और ये क्या होता है? बिकम्स फोसा ओवेलिस। डक्टस आर्टेरियोसिस का कब होता है? 10 से 15 आवर। और एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है इसका? 10 to 21 डेज, ठीक है। और ये क्या बनता है? बिकम लिगामेंटम आर्टेरियोसम। डक्टस विनोसस का कब होता है? इमीडिएट होता है फंक्शनल क्लोजर। और एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है? 3 to 7 डेज। और ये लिगामेंटम विनोसम बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अम्बलाइकल आर्टरी की, तो अम्बलाइकल आर्टरी में इमीडिएट होता है। और ये भी इमीडिएट क्या बनता है? मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। अम्बलाइकल में भी इमीडिएट लिगामेंटम टेरस, ठीक है। तो हमें क्या रखना है? फंक्शनल और एनाटॉमिकल क्लोजर जो होता है ये याद रखना है। अम्बलाइकल आर्टरी वेन का इमीडिएट हो जाता है क्लोजर भी, और ये भी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया हम यूज करते हैं हार्ट डिजीज के लिए? नाडा क्राइटेरिया फॉर हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन। कौन सा क्राइटेरिया? नाडा क्राइटेरिया, हार्ट डिजीज इन चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें एक होता है मेजर क्राइटेरिया, ठीक है। मेजर में क्या होता है? सिस्टोलिक हार्ट मर्मर होती है। कौन सी होती है? मोर देन ग्रेड 3 की होती है, ठीक है। और इसमें क्या यूज करते हैं? डायस्टोलिक मर्मर, साइनोसिस और हार्ट फेलियर, ये तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 साउंड हमें दी गई हैं, S1, S2, S3। तो S1 और S2 के बीच को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक मर्मर। इसमें ग्रेड 1 से 6 तक होती हैं। S2 और S1 के बीच में क्या होती है? डायस्टोलिक मर्मर। इसमें भी ग्रेड 1 to 6 तक होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे माइनर क्राइटेरिया क्या होता है नायडा में? माइनर में सिस्टोलिक हार्ट मर्मर होती है। क्या होती है? सिस्टोलिक हार्ट मर्मर ग्रेड 3, लेस देन ग्रेड 3। और एबनॉर्मल S2, ये क्वेश्चन आ चुका है। एबनॉर्मल S2 किस में होगा? माइनर क्राइटेरिया, ओके, माइनर, ये याद रखना है। माइनर और मेजर में क्या है? मोर देन ग्रेड 3 है, ठीक है। माइनर में क्या है? लेस देन ग्रेड 3 है। और एबनॉर्मल ECG भी एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, एबनॉर्मल BP। 1 मेजर 2 माइनर क्राइटेरिया आर नेसेसरी। कितने? 1 मेजर 2 माइनर क्राइटेरिया आर नेसेसरी। अब बात करते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। फ्रेंड्स अभी हम रीड कर लेते हैं, लास्ट में जब ये टॉपिक ख़त्म होगा ना तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, वही याद रखना है। MCQ वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, बट एक बार रीड मार लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है ये होती है एसाइनोटिक और साइनोटिक। एसाइनोटिक में वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो सकती है और प्रेशर ओवरलोड की वजह से हो सकती है। वॉल्यूम ओवरलोड में क्या आएगा? लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। और प्रेशर ओवरलोड में क्या होता है? वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन। तो बात करें एसाइनोटिक में लेफ़्ट टू राइट शंट में क्या क्या आता है? लेफ़्ट टू राइट शंट में ASD आती है, BSD आती है। BSD क्या है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है। और PD आ सकती है, और एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो जो एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है, एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम या सेप्टम प्राइमम भी इन्वॉल्व होता है।
और अपर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम, अपर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम। अब एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट जो होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का होता है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। कंप्लीट एंडो का एवी सेप्टल डिफेक्ट और पार्शियल और ट्रांजिएंट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कंप्लीट जो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कंप्लीट में क्या होगा? सिंगल वाल प्रेजेंट होता है। कितना? सिंगल वाल। जबकि पार्शियल और ट्रांजिएंट में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, लीफलेट एबनॉर्मल होती हैं और सेप्टम प्राइमम होता है। सेप्टम प्राइमम की एबनॉर्मलिटी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस सिंड्रोम। आंसर क्या जाएगा हमारा? डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। सीमियन क्रेसिस मिलती है। क्या मिलती है? सीमियन क्रेसिस। सिंगल क्रेस ट्रांसवर्सली अक्रॉस पाम। ठीक है, सिंगल क्रेस मिलेगी हाथ में हमारे अक्रॉस पाम। उसके बाद प्रेशर ओवरलोड से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? इसका निमोनिक एपीसी, एरोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस और करेक्टेशन ऑफ अरोटा। 3 है एपीसी, एरोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, करेक्टेशन ऑफ अरोटा। उसके बाद बात करते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या होगा? डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में क्या होता है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? टॉप होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। जैसे इसमें क्या क्या आती हैं? 4 बीमारियां। बीएसडी आ सकती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। ठीक है, और अरोटा ओवरराइडिस, बीएसडी। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकती है, या सब बाल्वुलर बोलते हैं, या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी प्लस एएसडी हो सकती है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होगा? ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं? डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम टिक करते हैं। मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज आफ्टर इन्फेंसी। मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज आफ्टर इन्फेंसी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। इन इन्फेंसी मेजॉरिटी प्रेजेंट टेट स्पेल और हाइपर साइनोटिक स्पेल। ठीक है, इन्फेंसी में क्या होता है? टेट स्पेल या हाइपर साइनोटिक स्पेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या होता है? इसमें इंक्रीज प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक प्रेशर। पोजीशन कौन सी होती है? नी चेस्ट पोजीशन या सिस्टमिक वैसो कंस्ट्रिक्शन भी होता है। इसमें आईवी फिनाइल एफ्रीन देते हैं हम। क्या देते हैं? आईवी फिनाइल एफ्रीन। और हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है, डिक्रीज प्रेशर ऑन राइट साइड, तो हम आईवी बीटा ब्लॉकर देते हैं, प्रोपरानॉल देते हैं और एस्मोलॉल। क्या देते हैं? आईवी बीटा ब्लॉकर, प्रोपरानॉल और एस्मोलॉल। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन सबक्यूटेनियस मॉर्फिन भी देते हैं टू सीडेटिव चाइल्ड, सुलाने के लिए बच्चे को, और आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को देते हैं तो ट्रीट एसिडोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसमें डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है और इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो अगर हो रहा है तो इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो राइट वेंट्रिकुलर में क्या था? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट आ रही थी। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? ट्राइकस्पिड एट्रेसिया था। अब बात करते हैं इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इसमें हमें डिजीज के नाम याद रखने हैं, कोई ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ठीक है, सेकेंड TGA इज़ द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इन न्यूबॉर्न। MCA का क्वेश्चन, टिक मार्क करें। TGA इज़ द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन न्यूबॉर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड थी ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, ट्रंकस आर्टेरियोसस। थर्ड कौन सी है? TAPVC, टोटल एनोमिलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। फोर्थ कौन सी है इसमें? हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट लंग सिंड्रोम। फोर्थ कौन सी है इसमें? हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट लंग सिंड्रोम। ओके, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, असेंडिंग अरोटा नहीं बन पाता है, मिट्रल वाल्व नहीं बन पाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें समझने की यह ट्रिक याद रखने का, टी कहीं पे भी दिख जाए ना किसी में भी टी, तो साइनोटिक